नमस्कार किसान भाइयों, पोषक तत्वों की सीरीज में आज का जो पोषक तत्व है वो बहुत ही माइक्रोन्यूट्रिएंट ही है, लेकिन बहुत ही माइक्रो में से माइक्रो, बहुत कम से कम चाहिए, लेकिन उसकी असर बहुत ही ज़्यादा होती है। वो है तो छोटा, बहुत ही कम, बहुत वजनदार भी होता है, लेकिन उत्पादन में या तो क्वालिटी में बहुत ही मायने रखता है। इस पोषक तत्व का नाम है फेरस, आयरन यानी कि लोह पोषक तत्व। ये लोहा जो है, जब बात करते हो तो फौलादी मजबूती की बात आती है, लेकिन जब ये पोषक तत्व के स्वरूप में किसी फसल में सोचे तो ग्रीनरी याद आती है। जैसे कि इंसानों का खून जो बना है उसमें लोहा है, वैसे हर वनस्पति का जो हरा रंग जो बना है वो भी लोहा का कलर है। लोहा पोषक तत्व ऐसा है कि जिसका रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूँ तो 1 घंटे में बता सकता हूँ कि अगर आपकी फसल पीली हो गई है और हमको पता लग जाए कि ये फेरस की डेफिशिएंसी है तो एक स्प्रे करो और 2 ही घंटे में वो ग्रीनर हो सकता है। पहले कितना ग्रीन था उससे थोड़ा ज़्यादा ग्रीन हो सकता है, तो इंस्टेंट रिजल्ट आ सकता है इसका। लोहा ज़मीन में ना हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है फसल को? तो आपकी फसल पहले तो पीले कलर की हो जाती है, खास करके नई नई पत्तियाँ आती है वो पीली होना शुरू होती है, उसकी नसें जो होती है वो हरी रहती है और आसपास में पहले पीला कलर होता है। फिर धीरे धीरे ज़्यादा डेफिशिएंसी आती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि पूरा पत्ता पीला हो जाता है और फिर ब्लीचिंग जैसे किया हो, जैसे कि इसमें से हरा रंग निकाल लिया हो, वैसे वो आइवरी यानी हाथी दांत का जैसा कलर हो जाता है, कभी कभी सफ़ेद भी हो जाता है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा मूंगफली में खास करके, या तो सब्जी वाली फसल में आपको देखा जाए, मिर्ची में आपको ज़्यादा देखने का, टमाटर में भी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो मक्के में और बनाना केले में भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये फसलें का जितना पत्ते ज़्यादा, जितनी ग्रीनरी ज़्यादा, उतना आयरन यानी कि लोह पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, और वहाँ पे डेफिशिएंसी आई तो नुकसान भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ये जो पोषक तत्व है मेन काम करता है कि क्लोरोफिल यानी कि जो हरा रंग है वो वनस्पति को देने का काम करता है, और वो अकेला नहीं होता, मैग्नीशियम के साथ में भी होता है। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आई तो लोह पोषक तत्व की यानी कि फेरस की डेफिशिएंसी आने की संभावना 100% है। जैसे कैल्शियम और बोरॉन साथ में काम करते हैं फूल फल परागनयन की प्रक्रिया में, वैसे ये मैग्नीशियम और लोहा साथ में काम करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेफिशिएंसी कहाँ पे ज़्यादा आती है, कौन सी ज़मीन में ज़्यादा आती है। किसान भाइयों, आपकी ज़मीन में जितना पीएच मान ज़्यादा है, यानी कि ज़मीन का जो पीएच है वो 8 से ज़्यादा है, 8.5 9 का पीएच है, तो वहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जब केमिकल इफेक्ट होता है ज़मीन में, या तो आपकी ज़मीन में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह की मात्रा ज़्यादा है, तो संभावना ज़्यादा रहेगी कि आपकी ज़मीन में ये पोषक तत्व की कमी आए। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो अभी फेरस सल्फेट डाला था या तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला था ज़मीन में, लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी क्यों? वो नकली था क्या? लेकिन वो नकली नहीं होता, क्योंकि फेरस सल्फेट से सस्ता कोई पोषक तत्व है ही नहीं। शायद 10 20 25 रुपये में किलो या तो 50 रुपये में किलो मिल जाएगा, उससे सस्ता कोई पोषक तत्व है नहीं, और 1-2 किलो में पूरे एकड़ में काम हो सकता है। किसान भाइयों, आप घर में जो मेहंदी लगाते हैं उसमें जो हीराकसी का प्रयोग करते हैं वो फेरस सल्फेट है, बराबर। वो कलर लाने का काम करता है 101%। फेरस सल्फेट, फेरस लो, वो एक कनेक्शन है जो वनस्पति में भी कलर लाता है, मेहंदी में भी कलर लाता है। दूसरा, ये पानी में द्रव्यता उसकी बहुत ज़्यादा है, पानी में द्रव स्वरूप जल्दी होता है, इसलिए ये पोषक तत्व जो बलुई मिट्टी है उसमें ज़्यादा डेफिशिएंसी आती है। यानी रेतीली मिट्टी में आपने डाला है, ज़्यादा बारिश गिरी, पानी ज़्यादा ले लिया तो लीचिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। काली ज़मीन जितनी बेसाल्ट ज़मीन है उसमें डेफिशिएंसी थोड़ी कम रहती है, लेकिन वो काली ज़मीन का दूसरे प्रॉब्लम है कि मॉइस्चर ज़्यादा होल्डिंग रहता है और पीएच मान ज़्यादा रहता है, इसलिए डेफिशिएंसी वहाँ पे आती है। तो कहाँ पे डेफिशिएंसी कम होती है? तो जो ज़मीन रेड एल्यूवियल सॉइल है वो ज़मीन में डेफिशिएंसी कम रहती है, यानी कि पहाड़ी ज़मीन में डेफिशिएंसी कम रहती है।
जिस ज़मीन का कलर ही लाल हो वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी कभी आ ही नहीं सकती। सवाल ये है कि उसको अवेलेबल कैसे किया जाए, बराबर। कभी कभी ऐसा होता है कि पोषक तत्व जो चाहिए आपको, फेरस लोह, हम बोलते हैं कि लोह चाहिए, लेकिन हम लोहा नहीं डाल सकते, लोहा कभी पौधा लेगा नहीं, उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, बराबर। तो ज़मीन में क्या होता है, ऑक्साइड के स्वरूप में होता है, फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड के स्वरूप में रहता है, तो वो पौधा लेता नहीं है। दूसरा, अगर पौधे को लेना है तो ओनली वन सोर्स है फेरस, चाहे सल्फेट स्वरूप में हो या तो दूसरे स्वरूप में, फेरस ही लेता है। तो फेरिक भी हो तो भी लेता नहीं है। जो रेड ऑक्साइड है वो भी फेरस है, लेकिन वो पौधा लेगा नहीं, फेरस सल्फेट ही लेगा। तो अगर आपकी ज़मीन में पीएच मान ज़्यादा है, ज़मीन में नमी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो भी डेफिशिएंसी आने की संभावना रहती है। तीसरा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ज़मीन में एरेशन नहीं है, ज़मीन में हवा का आवन जावन नहीं है, बराबर। ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, ज़मीन फ्लफी जिसको बोलते हैं भुरभुरी ज़मीन नहीं है, पानी और हवा की मात्रा में प्लस माइनस होता रहता है। पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो हवा नहीं है, या तो ज़मीन एकदम कॉम्पैक्ट हो गई है, आपने 1-2 साल 25-30 साल तक ट्रैक्टर से खेती की है, ज़मीन एकदम दब के हार्ड हो गई है, वो ज़मीन में भी डेफिशिएंसी आने की संभावना रहती है। तो पहले मैंने बताया केमिकल, दूसरा बताया फिजिकल, तीसरा क्लाइमेट का भी रीज़न होता है। क्लाइमेट में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि समर में आप खेती करते हो, मूंगफली गुजरात में या तो राजस्थान में कोई कोई करता है, बाजरे की भी खेती करते हैं, समर में मूंग की खेती करते हैं। तो जहाँ पे टेम्परेचर जब हाई चला जाता है, हाई मतलब टेम्परेचर 40 के ऊपर क्रॉस हो जाता है, तो भी ये फेरस जो पोषक तत्व है पौधा लेता नहीं है। तो ये कारण है कि डेफिशिएंसी कैसे आती है, कौन सी ज़मीन में आती है और क्या फैक्टर उसके ऊपर लगते हैं। तो ये फैक्टर मैंने आपको समझाए। किसान भाइयों, फेरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो चाहिए बहुत कम मात्रा में, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है जिसमें डेफिशिएंसी आना तय है। जैसे मूंगफली की बिजाई आपने की है और मूंगफली की बिजाई करने के बाद लगभग 25 दिन क्रॉस होते हैं। 25 दिन क्रॉस होने के बाद मूंगफली की एक ऐसी फसल है कि इसमें डबल फेरस चाहिए। डबल कैसे, कि जैसे फेरस का जो रोल है ना, अकेला ग्रीनरी का नहीं है, नाइट्रोजन जो वनस्पति लेती है, वो नाइट्रोजन के एंजाइम्स जो है सब वो फेरस से बने हैं। तो मूंगफली है, यानी कोई भी दलहनी फसल है जिसमें नीचे राइजोबियम नोड्यूल्स बनते हैं, उसमें 25 दिन के बाद डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय पे ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो नाइट्रोजिनस एंजाइम बनाते हैं, वो भी फेरस खाते हैं, एंजाइम्स भी बन जाते हैं उससे। और दूसरा, वनस्पति में 25 दिनों के बाद नए नए पत्ते बनते हैं, तो उसको भी ज़्यादा चाहिए, तो उस समय पे सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी आती है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास कोई भी दलहनी फसल है, चाहे सोयाबीन है, मूंगफली है, मूंग है, अरहर है, कोई भी है, तो इसमें 25-30 दिनों के बाद डेफिशिएंसी आना तय है, ज़्यादा डेफिशिएंसी आना तय है। अगर वो फसल केले जैसी है, तो केले में क्या होता है, पत्ते की साइज पे जाता है, मतलब पत्ता पहले छोटा छोटा निकलता है, 90 दिनों के बाद बड़े पत्ते निकलते हैं और बड़े पत्ते निकलते हैं। जब 10-10 दिन में नए नए बड़े बड़े पत्ते निकलते लगते हैं, तब 90 दिनों से लेकर 150 दिनों पे फेरस की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। डेफिशिएंसी आना मतलब पत्ते पीले हो जाना। तो उस समय पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बराबर होती नहीं, जो पौधा है अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता, तो उसका ग्रोथ रुका रहता है। आप मूंगफली के खेत में देखेंगे कि कोई कोई स्पॉट में आपको पीलापन नज़र आएगा और वो पौधे भी छोटे छोटे नज़र आएंगे। तो ये होने के कारण है नाइट्रोजिनस एंजाइम और वनस्पति की बढ़ती हुई मांग को आपूर्ति न कर पाना। ये कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है, एक के बाद कारण और असर ऐसे करते 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 सब मिक्स हो जाता है, तब एक उसका पीक आ जाता है कि जब डेफिशिएंसी हद के बाहर निकल जाती है और आपकी फसल बहुत ही ग्रोथ में रुकी हुई लगती है। आप हार्मोन्स और जेम्स मारते रहते हो, लेकिन रिकवरी नहीं होती। खर्चा बहुत थोड़ा था, लेकिन आपने ज़्यादा कर दिया, ऐसा भी कभी कभी आपको महसूस होता होगा। डेफिशिएंसी जब आती है तो आप कैसे उसको टैकल करोगे? अभी टैकल करने का रास्ता ऐसा है कि आपकी फसल ऐसी है, जैसे मैंने दलहनी फसल बताया, केला बताया, टमाटर है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, तो आप पहले से मिक्स माइक्रोन्यूट्रन डाल दो। मिक्स माइक्रोन्यूट्रन इसलिए डालना है, नॉर्मली क्या होता है कि आप ज़मीन में डालते हो
एक ही पोषक तत्व तो दूसरे की डेफिशिएंसी आना की संभावना रहती है। तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड का या तो नॉर्मल का, सल्फेट का, जो भी ग्रेड आपके राज्य में बनाया गया है वो रिसर्च करके बनाया गया है, तो उसका जो रेशियो है वो रेशियो के आधार पे आप डाल सकते हो। जैसे कि जिंक 5% है, फेरस 2% है, कॉपर 0.5% है, बोरॉन 0.5% है, मैंगनीज 0.5% है, ऐसे के 0.5 0.2% के रेशियो में सब अलग अलग होता है। लेकिन आपके राज्य का ग्रेड आपको डालना चाहिए शुरुआती अवस्था में। जैसे मूंगफली की खेती कर रहे हो आप, तो आपको 1 एकड़ में 5 से 10 किलो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना चाहिए। और आपको ऐसा लगता है कि ये दलहनी फसलों में नॉर्मली डेफिशिएंसी ज़्यादा आती है, तो एक्स्ट्रा 5 किलो फेरस सल्फेट डालना चाहिए। ये हो गया पहले से बात। ऐसे बनाना की बात कर रहे हो या शुगर केन की बात कर रहे हो, गन्ने की बात कर रहे हो, तो इसमें डोज डबल ट्रिपल जाता है। केले के अंदर आपको 20 से 25 किलो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना चाहिए। फेरस सल्फेट अगर एक्स्ट्रा जरूर पड़े तो 10 किलो जितना डालना चाहिए। अभी ये ज़मीन में डालने की बात हुई है, और आप बोलोगे कि मैंने तो डाल दिया था, तो शुरुआत में ही डाल दिया था तो भी डेफिशिएंसी क्यों आई। तो ये रोकने के लिए आपको उसको ऑर्गेनिक मैटर के साथ डालना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर के साथ डाला हुआ कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी फास्ट करता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चिलेशन होता है, ऑर्गेनिक एसिड रहता है, तो दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं होता। इसलिए आपको ऑर्गेनिक मैटर के साथ डालना चाहिए। नीम की खली हो या तो सरसों की खली हो, उसके साथ डालना चाहिए। साथ ही साथ में वो लीचिंग को भी रोकेगा, ज़मीन के जड़ों के आसपास रहेगा, नीचे नहीं चला जाएगा। तो ये एक उपाय है जिसमें फेरस की डेफिशिएंसी आना तय है। वैसी फसलों में आप बेसल डोज में आप 5-10 किलो से लेके 20-25 किलो डाल सकते हो, और एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़े तो 4-5 किलो 10 किलो जितना फेरस सल्फेट एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है जैसे कि आप कंटिन्यूस पिकिंग करते रहते हो। भिंडी जैसी फसल है, गुलाब की खेती कर रहे हो आप, गुलाब की खेती में आप हर 4-5 दिन में फूल की तुड़ाई करते रहते हो, तो वहाँ पे भी फेरस की डेफिशिएंसी आना तय है, बराबर। तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। अगर आपके पास ड्रिप की फैसिलिटी है, यानी कि आपका हॉर्टिकल्चर फसल है आपके पास और ड्रिप की फैसिलिटी है, तो वो क्रिटिकल स्टेज जब आता है कि फल बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं, फेरस की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो आपको चिलेटेड स्वरूप में, खास करके EDDHA स्वरूप में आपको डालना चाहिए। ज़मीन में 500 ग्राम से 1 किलो आपको ज़मीन में ये महीने में एक बार बहा देना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपको उसके आगे जाके आपको स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए। चाहे आप कोई भी चिलेटेड ले लो, चलेगा। अभी एक नया टेक्नोलॉजी आया है जो 17% 17% फेरस होता है उसमें, जिसमें HEDP टेक्नोलॉजी है। HEDP टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि नॉर्मली फेरस जो होता है वो 10-12% 14% होता है, इसमें 17% है। प्लस उसके साथ ही साथ में उसके साथ अदर पोषक तत्व भी है, जैसे कि फॉस्फोरस। नॉर्मली आप फॉस्फोरस मिला नहीं सकते उसके साथ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में फॉस्फोरस साथ में जाता है, तो आपको डबल बेनिफिट होने की संभावना रहती है। लेकिन मेरा सिंपल कहना है, आप फेरस सल्फेट लेते हो या तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला HEDP लेते हो, आपको क्रिटिकल स्टेज में 1 से 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। जैसे कि फसल मैंने बताया कि गुलाब की फसल है, मिर्ची की फसल है, टमाटर की फसल है, या तो मूंगफली में 25 से लेकर 50 दिन के बीच में जब हाई डेफिशिएंसी आती है तब आपको करना चाहिए। किसान भाइयों, आपके लिए और भी एक बात है कि कई किसान भाई हीराकसी का प्रयोग करते हैं, तो हीराकसी का भी प्रयोग कर सकते हो आप, लेकिन आप सॉल्यूशन को स्लाइटली एसिडिक माध्यम में रखना। एसिडिक माध्यम में रखने से क्या होता है कि उसका रिएक्शन किसी के साथ नहीं हो रहा। कई किसान भाई गलती कर चुके हैं, लेकिन मेरी एक सलाह है कि जब आप फेरस सल्फेट का स्प्रे में प्रयोग करते हो तो उसके साथ दूसरा कुछ भी चीज़ मत मिलाओ। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें साइट्रिक एसिड, यानी कि जो गुजरात में नींबू के फूल बोलते हैं, साइट्रिक एसिड आप मिला सकते हो, जिसमें आपको फेरस सल्फेट 1 लीटर में 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। यानी 15 लीटर की टंकी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 75 ग्राम लेना है, और साइट्रिक एसिड 2 से 5 ग्राम लेना है। साइट्रिक एसिड ना मिले तो नींबू भी 2-3 निचोड़ सकते हो, वो भी काम करेगा। लेकिन ये जुगाड़ू स्थिति है। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, EDTA है तो अच्छा है, EDTA से बेटर है EDDHA, और उससे बेटर है HEDP टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, ये मैंने आपको फेरस के बारे में जो बताया, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि इसका रिएक्शन, उसकी अवेलेबिलिटी, फैक्टर्स कहाँ कहाँ पे रोल प्ले करते हैं वो, और उसके साथ ही साथ में आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अगले भी कई वीडियो में बताया है कि आप जब
स्प्रे कर रहे हो या तो ज़मीन में डाल रहे हो, तो न्यूट्रिएंट टू न्यूट्रिएंट एक रिएक्शन होता है और दूसरा होता है फर्टिलाइज़र टू फर्टिलाइज़र। जैसे आप फेरस सल्फेट एज ए फर्टिलाइज़र ज़मीन में डालने जा रहे हो तो आप कैल्शियम के साथ नहीं डाल सकते, कैल्शियम आपको अवॉइड करना है। कैल्शियम के साथ डाला मतलब आपका फेरस गया पानी में, वो अवेलेबल नहीं होगा। और दूसरा ये फर्टिलाइज़र बताया, जब आप इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जिंक प्रयोग करते हो या तो मैंगनीज प्रयोग करते हो तब फेरस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपको उस समय पे मैंने इनिशियली बेसल डोज में जो बताया था वो रिकमेंडेशन आपको प्रयोग करनी है कि जैसे आपके राज्य का ग्रेड लेना है और उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर मिला देना है। और आपको लगता है कि आपकी फसल जैसे बनाना, केला है, मूंगफली है या तो कोई भी दलहनी फसल है, आप 4-5 किलो एक्स्ट्रा फेरस सल्फेट डाल सकते हो, लेकिन मैंने शर्त बताई है कि उसमें आपको ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग करना है। चाहे आपको नीम की खली मिले या सरसों की खली मिले, खली में मिक्स करके आप डाल दो। किसान भाइयों, खास करके फेरस का रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही माइक्रो में होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा। कई केले के किसान भाई या तो शुगर केन के किसान भाई को पता होगा कि कभी कभी ऐसा होता है, एग्री डॉक्टर भी कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं कि यार बहुत सारा मात्रा में हमने ज़मीन में डाला था, फेरस भी डाला था, चिलेटेड भी डाला था, लेकिन पौधा डेफिशिएंसी दिखा रहा है। और बहुत ही ध्यान से देखने के जड़ों के आसपास, मतलब तने के आसपास का जो विस्तार होता है वो आपको रेड यानी कि लाल दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपने फेरस डाला था वो फेरिक में कन्वर्ट हो गया है या तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। तो ज़्यादा मॉइस्चर पड़ा था इसलिए हुआ है, यानी पानी ज़्यादा पड़ गया था, नमी बहुत बरकरार रही थी, 15-20 दिनों तक बारिश हुई थी बराबर। और ज़मीन हैवी, मतलब कि हैवी ब्लैक कॉटन सॉइल है जो नमी ज़्यादा पकड़ती है वो थी, या तो आपकी ज़मीन का पीएच मान बहुत ही ज़्यादा था या तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा थी, उसकी वजह से ये प्रक्रिया होने की संभावना रहती है। उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका अपनाना है कि आपको ज़मीन में पहले तो एरेशन बढ़ाना है। एरेशन मतलब कि जुताई गुड़ाई करनी है और ऑर्गेनिक मैटर डालना है। और तीसरा, ड्रिप से पानी देते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ड्रिप से पानी नहीं दे सकते तो आपको नितार शक्ति, ज़मीन में पानी ग्रहण शक्ति कम करनी पड़ेगी। तो अगेन आपको मेड़ और नाली का व्यवस्था पहले से करना पड़ेगा। अगर फसल के बीच में आ गया है तो इंटर कल्टीवेशन करना पड़ेगा। किसान भाइयों, जो वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फेरस का शोषण करते हैं। लिटरली ज़मीन में से वो सोच से ले लेते हैं। जैसे साटोड़ी वगैरह जो वनस्पति होती है ज़मीन पे फैलती है बराबर, और बहुत ही आयरन खाती है, ज़मीन में से बहुत ही फेरस लोहा तत्व ले लेती है। तो आपको वीड मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, ओवरऑल रिकमेंडेशन जो मैंने पूरा बताया वो कौन सी ज़मीन में कौन सी फसल में ज़्यादा ये लोह तत्व की कमी आती है, डेफिशिएंसी आती है, आने की संभावना रहती है, वो मैंने बताया। फेरस के मैंने अलग अलग फॉर्म्स बताए, रासायनिक संघटना बताई कि कौन सा फॉर्म बेटर है, कब किसको डालना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया। और लास्ट में मैंने बताया कि उसका इंटरेक्शन जो होता है वो कैसे होता है। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों कि ये जो फेरस का पोषक तत्व का जो एपिसोड था वो आपको उपयोगी होगा और आपको पसंद आया होगा। तो आप दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी डालिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पोषक तत्व की सीरीज आगे और भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रखनी है तो और भी आगे आप कमेंट डाल के बता सकते हो। किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।